हेलो एवरीवन। तो हम आज यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर जो 2019 में हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है, किस प्रकार के आते हैं। तो शुरू करते हैं। आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं इस साइट से, जो साइट दी गई है आपको, लिखी गई है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, TC3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम requires how much of copper as compared with DC2 wire distributor system, ठीक है। तो देखिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपको, ठीक है। वैसे तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि एक 3 वायर सिस्टम रिक्वायर्स ओनली 5/16 टाइम्स ऑफ, जो 2 वायर सिस्टम में यूज़ होता है कॉपर, और जो 3 वायर सिस्टम होता है वो 5/16 टाइम्स होता है, ठीक है, मतलब 31.25%, ठीक है। तो ये देखिए, पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे, ठीक है, 5/16 निकल के आता है। 2 वायर और 3 वायर सिस्टम को जब सॉल्व करते हैं और एजम्पशंस एक लेना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये आपकी एक पूरा BL थ्रेजा, यानी कि BL थ्रेजा में ये क्वेश्चन आपको आसानी से दिख जाएगा जब आप 3 वायर और 2 वायर सिस्टम को आप रीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द आउटपुट C ड्यू टू R U1 एंड U2, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको ट्रांसफर फंक्शन निकाल के देना है C/R के रूप में, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका आपका सुपरपोजिशन मेथड जो आप जानते हैं उस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन था आपका, मान लीजिए जो U1 और U2 हैं आपके, उसको हम 0 करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सुपरपोजिशन थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी टेक्निक, इधर हम नॉर्मल टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए, U1 U2 को जब आप 0 करेंगे तो आपका निकल के आएगा G1 G2, है ना, और फीडबैक में आपका क्या होगा, H1 H2 हो जाएगा, क्योंकि U1 और U2 0 हैं। तो इसका आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब G1 G2 अपॉन 1 माइनस G1 G2 H2 H2, ठीक है, H1 H2, ओके, इंटू R। सो जो वेयर CR इज़ द आउटपुट, ठीक है, ड्यू टू R एक्टिंग एलोन। अब देखिए क्या करना है कि आपको जो R है आपका उसको भी 0 करना है, और U2 जो है आपका उसको 0 करना है केवल, मतलब आपके सिस्टम में केवल U1 रहना चाहिए, ठीक है। अब आपके सिस्टम में U1 है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे U1 को, तो देखिए ऐसा फॉर्म निकल के आएगा आपका। तो आपकी C1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपकी C1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि C1 के रिस्पॉन्स में केवल U1 एक्टिंग एलोन कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या करना है कि आपको R को 0 करना है। अभी U2 को 0 करा था, अब आप U1 को 0 कर देंगे। जैसे ही आप U1 को 0 कर देंगे तो आपका U2 एक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। उसको आप रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे तो आपकी C2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। C2 की वैल्यू आपको फाइंड दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊँगा कि एक एक चीज़ बोल दूँ, तो आप देख सकते हैं सामने कैसे सॉल्व हो रहा है। वेयर C2 इज़ द रिस्पॉन्स ड्यू टू U2 एक्टिंग एलोन। आपके पास CR निकल के आ गया, केवल R जब एक्टिंग था, फिर C1 निकल के आ गया, ठीक है, U1 एक्टिंग के समय, और U2 एक्टिंग के समय C2 निकल के आ गया। तीनों को ऐड कर देना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे मिला है, एक डेल्टा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके कंट्रोल सिस्टम की बुक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन f of z इज इक्वल्स टू 1/z प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस इंटू z माइनस 2 का होल स्क्वायर, डिटरमाइन द रेजिड्यू ऑफ f of z एट z इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो देखिए, इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, 1/n-1 d टू द पावर n-1 dz टू द पावर n-1 z माइनस c टू द पावर n प्लस z, ठीक है, विच बिलोंग्स टू z इज इक्वल्स टू a। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी है, पोल्स कितने हैं आपके, पोल्स के ऑर्डर जो हैं आपके वो 2 हैं, ठीक है। तो n की जगह आप 2 रख पुट कर देंगे, ठीक है। फाइनली आपको d/dz z प्लस 2 का होल स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है। जब आप उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो -2 अपॉन z प्लस 2, मतलब z प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो -2 अपॉन z प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि -2 अपॉन 4 का क्यूब, -2 अपॉन 64, इट मीन्स -1 अपॉन 32 इज योर आंसर,
अगला क्वेश्चन है कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोल मोड वेयर पी नॉट इज कंट्रोलर आउटपुट विथ जीरो एरर एंड के पी इज प्रोपोर्शनल गेन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको देखो लिखने का तरीका क्या होता है, पी ऑफ टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू द के पी ई टी, यानी कि जो आपके दिया गया है, प्लस पी नॉट, के पी क्या आपका प्रोपोर्शनल गेन कांस्टेंट है, ई टी एरर को डिनोट कर रहा है, प्लस पी नॉट आपका कंट्रोलर का आउटपुट है। ठीक है, विथ जीरो एरर। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोल मोड में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट। देखिए क्वेश्चन है कि फॉर अ बैंडविड्थ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज ऑसिलोस्कोप शुड हैव द राइज टाइम ऑफ। ठीक है, तो आप राइज टाइम का फॉर्मूला जानते हैं 0.35 अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, 0.35 अपॉन बैंडविड्थ जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, 0.35 अपॉन बैंडविड्थ आपकी 100 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है, तो आपका आंसर निकल के आ रहेगा 3.5 नैनो सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि रिलक्टेंस, नंबर ऑफ टर्न्स और इंडक्टेंस ऑफ अ मैग्नेटिक सर्किट इज रिलेटेड बाय द इक्वेशन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, n² अपॉन l। देखिए कैसे निकल के आता है, आप जानते हैं कि फाई क्या होता है, f अपॉन s। f मतलब MMF टाइप है ना, f मतलब MMF है, MMF अपॉन रिलक्टेंस क्या होता है आपका फाई होता है, MMF क्या होता है आपका n इंटू आई। ठीक है, मतलब s को जब आप फुली डिस्क्राइब करेंगे तो NI अपॉन एस को हम LI अपॉन एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसमें से आप s की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका क्या आंसर निकल के आएगा, n² अपॉन l, क्योंकि आई क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो NI अपॉन एस इक्वल टू LI अपॉन एन आपके फ्लक्स के बराबर है। ठीक है, फिर उधर से आप दोनों को इक्वल करके रिलक्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस होल्ड्स ट्रू फॉर द फॉलोइंग सिग्नल फ्लोग्राफ। सिग्नल फ्लोग्राफ के आप देख लीजिए कि कैसी डायरेक्शंस आपको दी हुई है। तो आप जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर जो ऑप्शन नंबर जो ए है, आपको देखिए x2 जो है, x2 पे करंट A21 आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, x1 से आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, A23 आ रहा है, A23 आपका x3 से आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1, आप बाकी के ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है, A21 x1 प्लस A22 x3, वो आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर इन द नेटवर्क शोन इज। तो देखिए आपको जब आप उसको सर्किट को सीधा करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपको बैलेंस ब्रिज की कंडीशन दिखाई दे जाएगी 1 ओम। ठीक है, तो R1 R4 R2 R3 बराबर हैं, तो आपके जो करंट फ्लो होगा 2 ओम के अक्रॉस वो 0 फ्लो होगा। ठीक है, क्वेश्चन इज a stationary closed Lissajous pattern on an oscilloscope has 3 horizontal tendencies and 2 vertical tendencies. For a horizontal input with frequency 3 kHz, the frequency of the vertical input is. The formula is Fe upon Fx, यानी कि इक्वल टू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंडेंसी अपॉन नंबर ऑफ वर्टिकल टेंडेंसीज। ठीक है, आपको दिया गया है क्वेश्चन में, FH की वैल्यू दी है 3 kHz और हॉरिजॉन्टल टेंडेंसीज आपको 3 दिए और 2 वर्टिकल टेंडेंसीज। तो इधर से आप F की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द स्विंग इक्वेशन आपको दी है। स्विंग इक्वेशन आप जानते हैं, देखिए क्वेश्चन पढ़ने का वो नहीं है ज़्यादा। तो पी ए इज इक्वल्स टू पी एम माइनस पी इक्वल टू एच अपॉन 180 एफ इंटू डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है करंट रिपल फैक्टर और रिपल फैक्टर आई आर एंड एवरेज लोड करंट आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन। तो देखिए करंट रिपल फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो रिपल करंट अपॉन एवरेज लोड करंट होती है। ठीक है, तो मतलब आप जब रिपल करंट फाइंड करेंगे तो इज इक्वल्स टू द करंट रिपल फैक्टर इनटू एवरेज लोड करंट। अगला क्वेश्चन है कि फॉर लो पावर एप्लीकेशन अ GTO हैज। ठीक है, तो एक GTO जो है आपका गेट टर्न ऑफ
लो पावर एप्लीकेशंस के लिए इसकी जो ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेबिलिटी होती है बहुत हाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। If R2 is 6 kilo ohm and then determine the current I2 in the network shown using superposition principle। ठीक है, नेटवर्क आप देख रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। देखिए आपको सॉल्यूशन इधर दिखाई दे रहा है। जो आपको सर्किट दिया गया था उसको आप ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, R1 R2 R3 R4, ठीक है, आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं उनकी। अब मान लीजिए एक 6 मिली एम्पियर जो आपको वैल्यू दी हुई है, 6 मिली एम्पियर क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट सोर्स का 6 मिली एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, अब आप I2 डैश फाइंड कर सकते हैं, है ना, यानी कि करंट डिवाइडर रूल आप निकाल लीजिए। तो I2 डैश की वैल्यू क्या आएगी, I जो आपका 6 मिली एम्पियर है इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 मिली एम्पियर। जैसे ही आप फाइंड कर लेंगे तो एक मान लीजिए आपको टोटल करंट निकालना है, यानी कि I2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, जो कि I2 डैश प्लस I2 डबल डैश के बराबर होगी। I2 डबल डैश कैसे फाइंड करेंगे, आपको EMF की वैल्यू दी है, यानी कि जो आपके 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, I2 डैश आपका फाइंड हो जाएगा, I2 डबल डैश फाइंड हो जाएगा, उसके बाद I2 इज इक्वल्स टू I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। तो आपकी वैल्यू 3.75 मिली एम्पियर निकल के आ जाएगी। एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में गेट के एग्ज़ाम में मिल जाएगा, और ये आपको नेटवर्क थ्योरी की चक्रवर्ती की बुक है, उसमें भी आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 5 अल्टरनेटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ बस बार। ईच अल्टरनेटर इज रेटेड 5 MVA 13.2 kV एंड हैज़ अ रिएक्टेंस 25%। डिटरमाइन द शॉर्ट सर्किट लेवल इन MVA एट द बस बार। ठीक है, तो देखिए 5 रिएक्टेंस आपको दिया गया था, ठीक है, 0.25 करके। तो जब आप इसको साथ क्या है पैरेलल में है, तो आपको टोटल रिएक्टेंस की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0.025 ओवर 5, यानी कि 0.05। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट यानी कि B/X, यानी कि 1 पर यूनिट वोल्टेज ओवर XF, तो यू विल गेट द 20 पर यूनिट योर शॉर्ट सर्किट करंट। एंड शॉर्ट सर्किट MVA इज इक्वल्स टू शॉर्ट सर्किट करंट, है ना, और इंटू रेटिंग्स टू दी है आपको 5 इज इक्वल्स टू 100 MVA। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस गेट ईयर है, ठीक है, गेट में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर अ रेक्टिफाइड साइन वेव x of t defined by x of t is equals to a sin pi t. Determine its fundamental period and complex exponential Fourier series। तो देखिए डायरेक्ट दिख रहा है कि x ऑफ टी इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ पाई टी दिया गया है, तो टी नोट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि पीरियड वैसे 1/2 होगा आपका। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 1, और x ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, -2a ओवर पाई समेशन ऑफ a माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/4k² - 1 e टू द पावर jk 2 pi t। You can refer this question from the signal system books। ठीक है, a 230 volt single phase watt hour meter records a constant load of 10 ampere for 10 ampere for 10 hours at unity power factor. If the meter disk makes 2300 revolutions during this period, what is the meter constant in revolution per kilowatt hour? देखिए एनर्जी कंजप्शन इन 10 आवर्स, ठीक है, वी कैन फाइंड 230 × 10 × 10 यानी कि 23 किलोवाट। ठीक है, मीटर कांस्टेंट जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि एनर्जी कंजप्शन इन 10 आवर्स ओवर दैट वैल्यू इट्स गिवन इज इक्वल्स टू 100 रिवोल्यूशंस पर किलोवाट आवर। ठीक है, एम्पियर्स लॉ फॉर करंट एलिमेंट इज द अदर नेम फॉर, the answer is Biot-Savart's law. In the states model of a linear system, the output equation is represented as, तो आंसर नंबर 1 है ऑप्शन नंबर 1, yt is equals to cx of t plus du of t is the right answer।
What type of load should be used in a single phase full bridge inverter so that it can operate in load commutation mode? ठीक है, आंसर इज RLC अंडर डैम्प्ड. The input resistance of a network shown here are RA and RV, assuming the circuit to extend infinitely in the direction shown. Select the suitable option. देखिए, व्हेन इनफाइनाइट लेटर सीरीज दी है आपको, तो RA की जो कंडीशन है, RV जो आपको दिख रहा है और RA जो दिख रहा है, तो RV को जब आप सॉल्व करेंगे इन कंपैरिजन टू RA, तो ठीक है, तो RV की वैल्यू जो होगी आपकी 1 पैरेलल ऑफ RA होगी. ठीक है, जब 1 पैरेलल ऑफ RA को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी RV इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस RA फाइंड होके आएगी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा. A 10 bus power system consists of 4 generator buses H1, H2, H3 and H4 and 6 load buses indexed as O1 to O6. The generator bus H1 is considered as slack bus and the load bus O3 and O4 are voltage control bus. The generator bus H2 cannot supply the required reactive power demand and hence it is operating as its maximum reactive power limit. The number of nonlinear equations required for solving the load flow problem using Newton-Raphson method in polar form is. Okay, so you know the formula 2n minus m minus n. So here the total number of buses is 10. So 2 into 10 minus 2, यानी कि PV buses 2 and number of PQ buses are 4. So 20 minus 2 minus 4 is equals to 14. Here the question is the controller shown in the figure. You can easily see that this is a PID type controller because a constant is there, a integral system is there, and also a differential term is there. So all the three controllers is there. So PID type controller is this. The question is a system transfer function is h of s is equals to a1s square plus b1s plus c1 over a2s square plus b2s plus c2 if a1 is equals to b1 equals to 0 and all other coefficients are positive, then the transfer function represents s. देखिए, लो पास फिल्टर की जो प्रॉपर्टी होती है मी ऑफ एस इज इक्वल्स टू के ओमेगा ओवर एस टी ओमेगा. आपको वहाँ पे दिख रहा है जब ए और बी की वैल्यू जब आप 0 पुट कर देंगे तो आपकी वैल्यू एक कांस्टेंट टर्म में निकल के आएगी, ए ऑफ 0 इक्वल्स टू के, कि C1/C2 के टर्म में, है ना. तो एक कांस्टेंट वैल्यू है विच इज शोन एज द लो पास फिल्टर. सो लो पास फिल्टर की ये कंडीशन है. ओके, आंसर इज योर सी. फाइंड द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स phi of t if a of a is given as 0, -2, 1 और -3. तो देखिए सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है. सॉल्यूशन मैंने पुट कर दिया इधर. यू कैन यूजली शो, आई विल नॉट एक्सप्लेन, यू कैन सी इजली हियर ऑन द स्क्रीन. So the formula you have to remember only phi of phi s is equals to s I minus a inverse, and you have to solve the matrix and you have to take only inverse Laplace transform of that. Find the smallest angular frequency for which discrete time sinusoidal signal with the following fundamental period n is equals to 5 would be periodic. So 2 pi upon omega, you know that is equals to 2 pi upon n. So n is here 5, so 2 pi cancel, and the smallest angular frequency is equals to 2 pi over 5. Which of the following methods is used to measure medium resistances? The answer is Wheatstone bridge method. The asymptotic Bode magnitude plot of minimum phase transfer function g of s is shown. देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया गया है बोडे प्लॉट. कंसिडर द टू फॉलोइंग स्टेटमेंट्स.
पहला स्टेटमेंट है कि ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस हैज 3 पोल्स एंड 1 0. Statement 2 is at very high frequency omega at infinity the phase angle g of j omega is equals to minus 3 pi by 2. Which of the following options are correct? So here is the solution. ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया गया है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 पोल्स. एस की जगह आप जे ओमेगा पुट कर दीजिए एंड एंगल के फॉर्म में आप उसको लिख लीजिए. एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू इन्फाइनाइट, तो ओमेगा इक्वल टू इन्फाइनाइट उसमें पुट कर दीजिए. माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस 3 पाई बाई 2. आपको जो स्टेटमेंट 1 है वो आपकी क्या है, रॉन्ग है, एंड स्टेटमेंट 2 इज योर ट्रू. स्टेटमेंट 2 में एंगल आपका माइनस 3 पाई बाई 2 फाइंड होके आ रहा है. A matrix has a dimension of 2 cross 2 if the eigenvalues of the matrix is 5 and 6. What be the eigenvalues of x square? तो जैसे कि आपको वैल्यूज दी हैं x की, तो आइगन वैल्यूज भी आपका x स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25 एंड 36. फाइंड I in the network shown. So here you have to find the I. So I plus 0.4 I 1 minute. So I plus 0.4 I is equals to 14. So you have to find from I here, you will get the answer is 10. A charge is distributed on x-axis of Cartesian system having a line charge density of 6x square. Find the total charge over the length of 10 meter. So here you can see the q is equals to integral of over length rho dl. So the rho is given 6x square. So when we integrate this 6x cube over 3 0 to 10, we will get the 2 microcoulomb, 2000 microcoulomb, so 2 millicoulomb. Okay. Find the total inductance of the series coil shown. A previous year a question से ले गया है किसी एग्जाम के. So you have to solve this. So here this is the question. Okay, so inductance of one coil is equals to, you can see easily the L1 plus M12 minus M13. Okay, so after that we have to find the inductance of coil 2, then inductance of coil 3. Okay, so the total inductance will be 6 plus 9 plus 11, which is 26 Henry. Next question is find B of A in the network shown. So you have to apply only nodal analysis. So you will get the answer. Next question is a soft iron core toroid is concentric with a long short straight conductor carrying a DC of 1 I ampere. If mu r of soft iron is 100, find the ratio of magnetic flux densities at two adjacent points located just inside and just outside the toroid. So here is the solution. The flux density inside toroid is mu naught mu r I upon 2 pi, and flux density outside toroid is mu naught I upon 2 pi r. So ratio of inside toroid upon outside toroid is will be mu r, which is equals to 100. A DC shunt motor to 20 volt takes 3 ampere at no load. It draws 25 ampere while running at full load at 1500 rpm. The armature and shunt resistance are given. The no load speed in rpm is. So here you can see no load EMF B minus IA RA and full load EMF. So ENL upon EFL is equals to INL into N into NL upon IFL.
into n into fl. All the values are given. You can find the values of x. Okay. When a three-phase induction motor is supplied with balanced three-phase supply, it produces a rotating magnetic field of magnitude. So you know uh, that it will be the 1.5 times the peak value of flux due to any individual phase. You can refer this question from any book. If a synchronous motor is running at leading power factor, its excitation induced voltage EF is higher than the terminal voltage. A single phase 22 kVA 2200 by 220 50 Hz distribution transformer is to be connected as an auto transformer to get an output voltage of 2420 volt. The kVA rating of the auto transformer is. So here you can see that BAV you can find BAC minus BBC. Okay. So output current you can find. After that you have to find a kVA rating, and it means output voltage into output current. You got the output current 100 ampere and the output voltage which is 2200 plus 220 means 2420 volt. So you will get a 242 kVA is your answer. The question is the direction of the rotation of a single phase capacitor run induction motor is reversed by interchanging the terminals of the auxiliary winding or main winding. So it means the terminal means the polarity. You can interchange the polarity of the auxiliary winding. Given digital circuits behave as n. So here you can see that here x bar will come, okay, and here x bar by. Here you will get the by bar, here by bar x, and here OR gate is there, x bar by plus by bar x. That is your x OR gate. The line integral of magnetic field intensity H around a closed path is exactly equal to the direct current enclosed by the path is a statement of. So integral of H into dl is equals to current, which is Ampere's circuital law. Determine dy upon dx when x is equals to 1 when y equal to x square plus 2x plus 15. So when you differentiate this, then 2x plus 2, put x is equals to 1, you will get 4. A power plant with high initial cost, low running and maintenance cost with no standby losses is. Answer is your hydroelectric power plant. Find the fundamental frequency of a periodic signal. B of t is equals to 30 sin 100t plus 10 cos 100 300t plus 6 sin 500t plus pi by 4. That is your solution. Omega 1, omega 2 and omega 3 are given. So you can find the T1, T2 and T3 easily. So how you can solve this? Then we have to find the time period with the help of LCM, and in the denominator you have to take HCF. Okay, so 2 pi 2 pi 2 pi means 2 pi is your LCM, and for HCF 100 300 and 500 you will get the HCF is 100. So you will get the omega naught is equals to 2 pi upon T naught, which is your 100 radians per second. In a spherical system with a sphere of radius r, the electric field intensity E is expressed as. Answer is C, Q1 upon 4 pi epsilon naught r square into AR. The solution to the given multiple integral is. So this is your solution. Okay, you have to only integrate. You can see your solution. Obtain the by-bus representation of the model of the transformer shown. So you can solve this directly.
A minus B minus C or D. Okay, so A is your 1 by Jx in terms of impedance, and minus B is minus 1 upon Jx, and C is also minus 1 upon Jx, and D is 1 upon Jx, because we know that off diagonal matrix. Okay, so minus B you have to write, means off diagonal means it is your negative sign. The inverse Laplace transform of the function. So that's your solution of the inverse Laplace transform. You have to take the partial fraction and you have to solve only. The next question is, if the input and output of a system is related by which of the following differential equation, then find its transfer function. That's your solution. The question is, power of a single phase 3.3 kV load drawing a current of 50 ampere is required to measure by means of wattmeter having potential terminals marked as 110 volt and current terminals as 5 ampere. What is the transformation ratio of the CT? Only you have to do that. Drawing a current can means a 50 over 5. So the drawing current is 50 ampere and the terminal current is 5 ampere. So you will get the ratio of transformation ratio of a CT is 10 ampere, 50 upon 5. For the two-port network shown, determine the value of transfer impedance Z to 1. So this is your question. You have to take the loop 1, loop 2 and loop. So you have to apply the KVL in loop 1 and loop 2. So you will get the three equations. Okay, so when you will get the three equations by solving the loops, you have to equalizing that equations, you will get the answer B2 over I2, means Z21 is equals to 3. The question is, what is the LT and ROC of the signal x of t is equals to sin 3t ut. You know the formula, omega upon omega square plus s square means 3 over s square plus 9. You can see your solution, but the real time of function is greater than is equals to 0. It means real part of s equals to 3, so it is greater than 0. So option C is your right answer. For the power semiconductor devices, IGBT, MOSFET, diode and thyristor, which of the following statements is true? So you know well that MOSFET is your majority carrier device, and whereas IGBT, diode and thyristors are minority carrier devices. Electric field intensity and electric field density are related. Why? D is equals to epsilon E. The root locus of the feedback control system having the characteristics equation where k is greater than 0 enter into real axis at. So you can rewrite your equation, characteristic equation as 1 plus 6ks upon s square plus 2s plus 5. So when you compare this equation with 1 plus gs, okay, so after that you have to find you have to like centroid you have to find. So you have to differentiate that equation. So dk upon ds, when you differentiate that equation you will get the value of s, which is the root 5. So you know that that is the value of the break away point. Okay, because root locus exit on real from 0 to minus infinity. Okay, so the break away point will be root 5. Voltmeter calibration
is done through a potentiometer. 30 kV, 50 Hz, 50 MVA generator has a positive, negative, zero sequence reactance are. So the neutral of the generator is grounded with a reactance so that the fault current for a volted line to ground fault and that of a volted three-phase fault at the generator terminals are equal. You have to find the value of grounding reactance. Okay. So x1 is given, x2 and x0, and it means positive, negative, and zero sequences are given. You know the formula of line to ground fault and three phase. Okay, line to ground means 3e upon x1 plus x2 plus x0 plus 3x of n is equals to three phase means ea upon positive sequence. Okay, you have to equalize them. You will get the value of grounding reactance, which is equals to 0.1 times of xg, which is previous. It means kV square upon MVA. 0.1 into 30 square over 50. The answer will be your 1.8 ohm. kV value is given and MVA value is also given. To reduce commutation difficulties, the universal motors are designed with moderate magnetic field. The surge impedance in a transmission line having negligible resistance, Z is equals to root L upon C is your surge impedance. Reduce the block diagram to unity feedback form and find the system characteristics equation. So you know well that the characteristic equation is 1 plus G of S, H of S. Okay, the feedback is given and the G of S is given, so you can find easily. That's the solution. A series motor का resistance दिया है and between terminals runs at 800 rpm at 200 volt with current of 15 ampere. Okay, so determine the speed at which it will run when connected in series with the 5 ohm resistances and taking the same current at the same supply voltage. So that's your formula. E is equals to EV plus RSC plus IAR into SC. Okay, you can find the back EMF 1 and back EMF 2. The voltage is same. Okay, so EV2 you will get N1 value is already given, which is 800. You found EV2 which is 110 and EV1 which is 185. आपको N2 की वैल्यू फाइंड करनी थी तो N2 की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे. A three-phase synchronous motor draws 200 ampere from the line at unity power factor at rated load. Considering the same line voltage and load, the line current at a power factor of 0.5 leading edge. So we know that P is equals to root 3 bi into cos phi. From here we can find I is equals to P upon root 3 b into cos phi. So P1 equal to P2 is given, power factor 1 which is 1, power factor 2 which is 0.5. So I1 upon I2 is equals to PF2 upon PF1. Okay, we'll get the answer of I2. The ideal switch S in the network shown is operated at 100 kHz with a duty ratio of 50%. Find the peak current in S if delta IC is equals to 1.6 ampere peak to peak and I0 is equals to 5 ampere. The formula is simple, that delta IC upon 2 plus 5. So 1.6 upon 2 which is 0.8 plus 5 equals to 5.8. The ideal op-amp shown has B1 equals to 10 millivolt and B2 50 millivolt. Find B out.
So here is the explanation of the answer. You have to find first B I naught, then after that B output at non inverting terminal. Okay, so the output voltage equals to that inverting terminal plus non inverting terminal. The problem associated with use of series capacitor for power factor improvement is listed in the options. Which option is not true? So option number A is not true, that effect of series capacitor is more than that of shunt capacitor and power factor improvement. That is wrong option. In a single phase transformer, the EMF pattern of secondary side is same. In the delta connection, if the magnitude of phase voltage is BP and magnitude of phase current is IP, then the expression of complex power is 3 B phase into I phase cos of phi, but the load is capacitive is given, so minus phi is there. Operating frequency in IGBT is around 50 kHz. A potentiometer R5 is put in the apex of the bridge shown in the figure to balance the circuit. If RU value is given, RB and R2 and R3, R5, find the values of R6 and R7 to balance the bridge and compensate for unequal values of R2 and R3. So we have to first we have to R1 R4 into R2 into R3. Okay, so we have to multiply them. We will get the values of the resistance. When you solve the problem, you will get the answer of the values of R6 and R7 will be 67.5 and 32.5 ohm. In the case where the voltage bases are same, the new per unit impedance is obtained from the formula Z per unit new is equals to Z per unit old into S new upon S old. The parameter of an equivalent circuit of 3-phase induction motor affected by reducing the RMS value of the supply voltage at rated frequencies is. So the answer is rotor leakage reactance. A linear system is, so we know that it satisfies the properties of superposition and homogeneity. In the network shown, the switch was closed for a long time. The switch was opened. Determine the current in the inductor for t is greater than equals to 0. You can refer the question from the gate 17. Okay, you will get the formula I is equals to I naught, okay, e to the power minus t by tau. So you will get the formula, and that that the formula of time constant is tau is equals to L upon R. A power system has 100 buses including 10 generator buses. For a load flow analysis using Newton-Raphson method in polar coordinates, the size of the Jacobian is, so 2 into 100 means 200 minus 10 means 190, and 1 versus a slack bus which is 189 cross 189. The unknown resistance in Kelvin's double bridge is given by, whereas error is given, so the formula is X is equals to P upon Q into S plus Q delta R over P plus Q plus R. So you can refer this question from A.K. Sahni, where you will get the whole procedure for that the value. A 1000 cross 1000 bus admittance matrix for an electric power system has 8000 non-zero elements. The minimum number of branches in these systems are. So number of non-zero elements are given, number of diagonal elements are given. Number of non-zero of diagonal elements equals to 7000. Okay,
it means the number of lines is equals to number of non-zero octagonal element over 2. So 7000 over 2 is equals to 3500. The force experienced by 2-point charges q1 and q2 located in free space or vacuum is expressed as F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. Charge density of line charge is expressed in terms of coulomb per meter. The jet transform of a sequence x of n having support interval n is between 0 to n is x of z is equals to summation of 0 to n x of n into z to the power minus n. We will refer this question from any signal system book. So this is the last question for the part 1 of EPPCL 2019. So we discussed that question which is long and difficult. I didn't discuss much about the simple questions, okay, but the solution is here only. So in this question, b plus I is equals to 100. So we know that b is equals to I into r plus I is equals to 100. R, the value of R is 1 ohm, so 2I equals to 100. So I will get 50. So we will discuss the part 2 of this paper in next video, because the video is also become long and the questions are almost 150 in this paper. So thank you.